पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि कैसे 4 लोग जो संजीव मेहरा के मर्डर केस में पकड़े गए थे, उन सब का केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था और उन चारों के ऊपर ये इल्जाम लगा दिए गए थे कि वो कोई टेररिस्ट है और उनका पूरा कनेक्शन आईएसआई से है। लेकिन इस बात से हाथीराम चौधरी और अंसारी पूरी तरीके से डिसएग्री करते थे, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खुद ने की थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इन चारों लोगों का आईएसआई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि कुछ एपिसोड पहले हमें त्यागी के और तोप सिंह की पूरी हिस्ट्री बताई गई थी, वैसे इस एपिसोड के अंदर हमें कबीर और चीनी की हिस्ट्री बताई जाएगी कि आखिर ये दोनों कहां से आए थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के अंदर बैठा था, बुक पढ़ रहा था और उसके सामने वाली लड़की को देख रहा था। वो लड़की भी कंटिन्यूअसली लड़के को देख रही थी। पता चलता है कि ये लड़का और उसके फादर मॉमडन है और ट्रेन के अंदर अभी खाना निकाल के खा रहे थे। और जो सामने वाली लड़की और उसके साथ जो उसकी मदर बैठी थी वो हिंदू थे। उस लेडी को लगता है कि ट्रेन के अंदर ये मॉमडन नॉनवेज लेके आया है, इसी के कारण इस लेडी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो ट्रेन के अंदर ही वॉमिट करने लगती है। मॉमडन वाला लड़का पानी की बोतल लेके आता है, लेकिन वो लेडी उसे जोर से धिक्कारती है और उस बोतल को नीचे गिरा देती है। पता चलता है इसी वक्त रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ी हिंदुओं की रैली निकल रही थी, जिसके बाद सीन या प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। अंसारी और हाथीराम उसी होटल के अंदर आए थे जिस होटल के बारे में भी बताया गया था कि 2 लोग इसी होटल के अंदर रुके हुए थे। ये होटल का मालिक बताता है कि साहब, हमारे पास में जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने सारे की सारे इन्फॉर्मेशन दे दी है। हालांकि वो लोग इतने भोले बन के आए थे और पेपर एकदम रेडी थे कि हमने उन्हें कमरा दे दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतने बड़े टेररिस्ट है। जिसके बाद में हाथीराम चौधरी पूछता है कि कौन कौन आया था और अपने साथ में क्या क्या लेकर आया था। तो इस आदमी के पास में सारे जवाब रेडी थे। अंसारी कहता है कि देख लीजिए, एक बार कमरा खुलवा दीजिए, हम एक बार वापस इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो इस होटल का ओनर बोलता है कि साहब, आप लोग ही तो इसके ऊपर सील लगा के गए हो, आखिर गवर्नमेंट की सील कौन खोल सकता है। तो अंसारी कहता है कि देख लीजिए, कोई डुप्लीकेट चाबी तो नहीं है आप लोगों के पास में। तो ये ओनर बताता है कि साहब, उस दिन आप सारी चाबियां तो अपने साथ ले गए थे, यानी कि ये आदमी कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था। इसी समय हाथीराम के पास एक कॉल आता है जो कि बोलता है कि चीनी बिल्कुल बेकसूर है, उसे बेवजह के केस के अंदर फंसाया जा रहा है। वो कोई जिहादी नहीं है, बल्कि वो तो एक नॉर्मल सा आदमी है, प्लीज साहब उसकी जान बचा लीजिए। हाथीराम पूछता है कि आखिर तू बोल कौन रहा है और तू चीनी को कैसे जानता है। तो फोन पे बात करने वाला आदमी हाथीराम को निजामुद्दीन स्टेशन पे 1 घंटे के अंदर मिलने के लिए कहता है। अंसारी और हाथीराम जब उस होटल से बाहर आते हैं तो हाथीराम कहता है कि होटल के अंदर कैमरा लगा हुआ है और अगर ये कह रहा है कि 12 तारीख को बुकिंग हुई थी तो इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग भी हुई होगी, तो फिर आखिर ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखा रहा। जिसके बाद में हाथीराम अंसारी के साथ में रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग से चाय लेके पुलिस स्टेशन के अंदर घूम रहा था। हाथीराम इस लड़के से पूछता है कि बता, तू चीनी को कैसे जानता है, तेरे साथ उसका क्या कनेक्शन है, कहाँ पे मिला था वो तुझे। जिसके बाद में लड़का कहता है कि साहब, मैं चीनी को बचपन से जानता हूँ, हम दोनों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं, इसी रेलवे स्टेशन पे मिला था वो मुझे। कहानी जिसके बाद पास्ट के अंदर चली जाती है। ये लड़का बोरा लेके घूम रहा था और इसी के साथ में बताया जाता है कि चीनी के माँ बाप मर गए थे और चीनी के मामा ने चीनी को ट्रेन के अंदर बिठा दिया और खुद गायब हो गया। उसके बाद ये लड़का चीनी की जिंदगी में आया, उसे खाना वाना दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। चीनी भी छोटा सा बच्चा था, इसी के कारण वो भी इस लड़के के पीछे पीछे आ गया। पता चलता है कि यहाँ पे और भी कई सारे लावारिस बच्चे रहते थे जिन्हें नशे वगैरह करने की आदत थी, चोरी चकारी करके अपना पेट भर लिया करते थे और खुश रहा करते थे। यहाँ पर ही एक बच्चे ने चीनी का नाम रखा था कि आज से इसे सब चीनी बुलाएंगे। इसी के साथ में ये लड़का बताता है कि चीनी, अगर तू हमारे साथ रहेगा तो खुश रहेगा और अगर नशे करेगा तो जिंदा रहेगा, क्योंकि हम लोगों की लाइफ बहुत बुरी है और अगर जिंदा रहना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। जिसके बाद इस लड़के और चीनी के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। बचपन में दोनों साथ खेला करते थे, हर जगह साथ साथ घूमा करते थे। बच्चे जब पैसे चुरा के लाते थे तो चीनी हमेशा अपने लिपस्टिक के सामान वगैरह उठा के लाया करता था। मैगजीन्स के अंदर से लड़कियों की फोटो काट के रखा करता था। सारे बच्चे जब ट्रेन के अंदर घुमा करते थे तो उसे लड़के की चुनरी पहना के घुमाया करते थे और चीनी को इन सब चीजों में बहुत खुशी मिलती थी। तभी एक दिन एक रिक्शे वाले की नजर उस पे पड़ गई जिसका नाम शाकाल था। शाकाल ने सारे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया था और एक दिन अब बारी आती है चीनी की। चीनी के साथ जो लड़का था वो मना करता है कि देख ढाका, ये बहुत छोटा है। तब ढाका बताता है कि देख, हम भी जब आए थे तो इसी की उम्र के थे, शाकाल ने किसी को नहीं बख्शा। तो ये लड़का ढाका को पकड़ने लगता है और चीनी को कहता है कि भाग यहाँ से, जितना दूर जा सके उतना दूर चले जा। चीनी बेचारा भागने लगता है, लेकिन बाहर ही वो रिक्शे वाला यानी कि शाकाल बैठा था। जिसके बाद पता चलता है कि उसने चीनी को बहुत बुरी तरीके से सेक्सुअली अब्यूज किया है। उसे चीनी पसंद आ गया था, जिसके बाद में वो अपने साथ साथ में उसे कस्टमर्स के पास में भी भेजा करता था। चीनी की आधी जिंदगी इसी चीज के अंदर बीत गई। एक दिन एक गैंग ने उस रिक्शे वाले को मार दिया, जिसके बाद से चीनी ने सोचा कि वो पढ़ लिख के कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। इसी के कारण वो सबसे पहले लड़की के अंदर बदलने लगा और उसके बाद में नाइट स्कूल ज्वाइन की। जिसके बाद उसे मॉल में जॉब मिली और मॉल से जॉब करने के बाद में उसे एक मसाज पार्लर के अंदर जॉब मिली और वहीं पे उसे तलरेजा मिला। तो हाथीराम पूछता है कि तलरेजा उसे क्या काम करवाता था। तब ये लड़का बताता है कि तलरेजा उसे हमेशा लोगों के साथ भेजा करता था क्योंकि उसे बैग ट्रांसफर करने होते थे। तो अंसारी पूछता है बैग में क्या हुआ करता था। तो ये आदमी बताता है कि बैग में हमेशा हवाले का पैसा हुआ करता था, लड़की रहती थी साथ में तो किसी को कोई शक नहीं होता था। तब हाथीराम कहता है कि आज तक कहाँ पे गई है और 12 तारीख को कहाँ पे थी, तुम्हें याद है क्या। तभी आदमी बताता है कि बहुत जगह गई है, दिल्ली, मुंबई, मेरठ, उत्तराखंड, हर जगह गई है। तभी हाथीराम कहता है कि चित्रकूट भी गई है। तो ये लड़का बोलता है कि हाँ, चित्रकूट तो बहुत बार गई है, लेकिन
लेकिन 12 तारीख को कहाँ थी मुझे नहीं पता, बस हमेशा से पैसे इकट्ठे करने के बारे में बात करती थी कि 5 लाख रुपए जिस दिन भी इकट्ठा होगा तो वो ये सारी चीजें छोड़ देगी। इसी के साथ सीन यहाँ चीनी के ऊपर ही शिफ्ट होता है। अब उसे उस जेल के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पे कई सारे डेंजर क्रिमिनल्स बैठे थे जो कि चीनी को बहुत ही गलत नजर से देख रहे थे। अब चीनी जो कि एक ट्रांसजेंडर था तो उसके जेस्चर भी काफी ज्यादा लड़कियों के जैसे हुआ करते थे। जिसके बाद सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है राजू भैया के ऊपर। असल के अंदर इस समय सिद्धू अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे पहुंचा था और पता चलता है कि राजू के ऊपर भी कोई बहुत बड़े लोग रहते हैं और राजू ने उन्हीं लोगों से गन मांगी थी बस अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। वो आदमी आता है और राजू को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है और सबके सामने यानी कि उसी के दोस्तों के सामने इंसल्ट कर देता है कि तूने तेरे बच्चों के सामने होशियारी मारने के लिए गन ली थी ना और अब वो गन तूने घुमा दी है। राजू ने अपने दोस्तों से भी पूछा था कि बताओ सालो आखिर गन तुम में से किसने ली है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं पता था कि आखिर गन किसके पास है क्योंकि गन तो सिद्धू के पास थी और सिद्धू ने ये बात बताई नहीं थी कि गन उसके पास है। राजू को सिर्फ 2 दिन का टाइम मिलता है कि अगर 2 दिन के अंदर गन नहीं मिली तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। सिद्धू ये सारी चीजें देख के बुरी तरीके से डर गया था। इसी के कारण वो घर आके अपने फादर से गन मांगता है तो हाथीराम पूछता है कि ठीक है मैं तेरे को गन दे दूंगा लेकिन वो गन किसकी है सबसे पहले उसका नाम बता। तो सिद्धू डर जाता है और नाम नहीं बताता और जिसके बाद हाथीराम अगर घर से बाहर भी जाता है तो गन को अपने साथ ही लेके जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर गन घर में रही तो सिद्धू वो गन ले जाके अपने दोस्त को दे देगा। इसी के साथ सीन यहाँ डॉली के ऊपर शिफ्ट होता है जिसे इस चीज की जेलसी हो रही थी कि उसका हस्बैंड यानी कि संजीव मेहरा किसी और लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी। इसी के कारण संजीव मेहरा के आते ही वो उसके ऊपर लिपट जाती है जिसके बाद में वो संजीव को बार बार में कहती है कि उसके साथ रहे, उसके साथ में रिलेशन बनाए, उसे सिड्यूस काफी ज्यादा करती है। लेकिन संजीव मेहरा को कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा था। इसके बाद में वो डॉली से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुमने क्या खाया है और तुम्हें ये सब करने के लिए आखिर मजबूर कौन कर रहा है। जिसके बाद डॉली बताती है कि अगले महीने वो 40 साल की हो जाएगी और अभी भी ये दोनों पेरेंट्स नहीं बने हैं। डॉली को अपने लाइफ के अंदर एक बच्चा चाहिए और अगर वो ज्यादा लेट हो गई तो वो कभी भी एक मदर नहीं बन पाएगी। लेकिन इस समय वो इस सिचुएशन के अंदर नहीं थी कि इन सारी चीजों को समझ पाए और संभाल सके। संजीव मेहरा उसे वहीं पे सुला देता है और रेस्ट करने के लिए कहता है, यानी कि संजीव की पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल ही रही थी। जिसके बाद हम हाथीराम और अंसारी को देखते हैं जो कि अपने साथ में एक ताले वाले को लेके सीधा उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस होटल के कमरे के अंदर से सारे एविडेंस मिले थे। कमरे के अंदर जाने से पहले ये लोग होटल के मेन रूम के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ था। सबसे पहले कैमरे को ढकते हैं और उसके बाद में अंसारी पीसी चालू करके कैमरे के रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है जहाँ पे 12 तारीख की रिकॉर्डिंग उसे मिल जाती है और साथ ही साथ में ये भी पता चलता है कि 12 तारीख को इस होटल का ओनर इस जगह पे था ही नहीं। इसी के साथ में हाथीराम को ड्रॉर के अंदर से एक रेलवे टिकट मिलता है और उसके अंदर इस होटल के ओनर का नाम लिखा था, जहाँ पे वो अंसारी को बताता है कि इस आदमी ने झूठा स्टेटमेंट दिया है क्योंकि ये तो अपने पूरी फैमिली के साथ में भोपाल के अंदर था। साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे नकली सबूत बनाए गए हैं। इसी के साथ में हम संजीव मेहरा को देखते हैं जो कि यहाँ पे कई सारे पॉलिटिशियंस को लेके बैठा था और अपने ऊपर होने वाले अटैक को उसने पूरी तरीके से ISI घोषित कर दिया था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट मिले, सारे लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करें कि ये लोग देशद्रोही हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ऐसी ही सारी चीजें। ये सारी चीजें सुन के सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जब ये चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ISI वाली थ्योरी बिल्कुल गलत है, तो फिर आखिर संजीव मेहरा इसे बढ़ावा क्यों दे रहा है। इसी के कारण सारा उस शो को छोड़ के अपने कैबिन में पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी एक सीनियर आके उसे एक इंटर्न से मिलवाती है और कहती है कि इस इंटर्न को तुम्हें थोड़े दिन के लिए ट्रेन करना है। जहाँ पे सारा समझ जाती है कि जरूर ये किसी बड़े बाप का बेटा होगा जिसे आगे जाके किसी कंपनी को संभालना होगा, इसी के कारण यहाँ पे कुछ महीनों की इंटर्नशिप करने के लिए आया है। सारा का पहले दिमाग गर्म हो रखा था, इसी कारण वो अपना बैग खोलती है और उसे वहाँ पे वही डायरी मिलती है जो कि हाथीराम की थी। अब हाथीराम और अंसारी को चीनी के बारे में तो पता चल गया था, जिसके बाद अब इन्हें कबीर के बारे में पता करना था। इसी के कारण अंसारी सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है और कबीर की फाइल निकालता है चुपचाप से। लेकिन उसी समय अंसारी को SHO देख लेता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। तो अंसारी बताता है कि सर मुझे वो कोई फाइल अपलोड करनी थी, उसी के कारण कुछ पेपर्स देखने के लिए आया था और कुछ नहीं। SHO कहता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, तुम तो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए छुट्टियों पे हो ना। तो अंसारी कहता है कि सर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस मैं यहाँ से निकल ही रहा था। अंसारी के जाने के बाद में SHO उसी फाइल को निकालता है जो कि अंसारी ने निकाली थी। तब SHO को पता चलता है कि अंसारी इस समय कबीर की फाइल निकाल के चेक कर रहा था। SHO को समझ में नहीं आता कि आखिर अंसारी को कबीर से क्या काम हो सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक आदमी के ऊपर जो कि इस समय थिएटर्स के अंदर रील्स चलाने का काम करता था। अंसारी और हाथीराम दोनों इस आदमी के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि ये आदमी कबीर का फादर था। उससे कबीर के बारे में पूछा जाता है कि कबीर कहाँ है, किन लोगों के साथ काम किया करता है। तो ये आदमी बताता है कि कबीर को यहाँ से गए हुए 6-7 साल हो गए हैं, स्कूल के अंदर चोरी वगैरह करना सीख गया था, उसके बाद में गाड़ी वाड़ी चुराने लग गया, जिसके बाद से मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। हाथीराम कहता है कि क्या आपको थोड़ा भी आइडिया है कि कबीर का किन लोगों के साथ में उठना बैठना था, कहीं वो जिहादियों के साथ में तो नहीं था। हालांकि हाथीराम ये बात कहने में हिचकिचा रहा था और इसी समय कबीर का फादर उसे बहुत बुरी नजर से देखता है। जिसके बाद में कबीर के फादर कहते हैं कि साहब मैंने कभी उसे मुसलमान तक नहीं बनने दिया, आप उसे जिहादी तक घोषित कर रहे हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों था। जिसके बारे में हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। ये सीन वहीं से कनेक्ट होता है जहाँ पे हमें एपिसोड का फर्स्ट सीन दिखाया गया था, उसी ट्रेन के बाहर जहाँ पे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी रैली थी। उन लोगों ने कबीर के फादर को और कबीर के बड़े भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा था। कबीर एक छोटा सा बच्चा था, इसी के कारण साइड में बैठा था। कबीर का बड़ा भाई अपने फादर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हिंदुओं में
से एक आदमी एक बहुत बड़ा चाकू निकालता है और वहीं पे कबीर के बड़े भाई को जान से मार डालता है। बेचारा कबीर बहुत दूर से छोटा सा बच्चा बैठ के कंटिन्यूअसली रो रहा था और अपने भाई को अपनी आंखों के सामने उसने मरता हुआ देखा। यही कारण था कि उसने कबीर को कभी भी मुसलमान बनने ही नहीं दिया। इसी के कारण कबीर के मोमडन बनने के प्रोसेस को एक ऑपरेशन का नाम दे दिया गया था। जिसके बाद सीन जेल के अंदर शिफ्ट होता है। पता चलता है कि अब चीनी जिसने इतने बड़े बड़े बाल कर रखे थे एक लड़की बनने के लिए, अब उसके बालों को काटा जा रहा है और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। लेकिन कबीर उसके पास ही बैठा था और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सारी चीजें ठीक हो जाएगी और तुम पे ये बाल भी सूट करेंगे। तभी जेल के अंदर से एक कैदी आता है और उसके हाथ के अंदर एक ब्लेड थी और उसी हाथ के ब्लेड से वो कबीर को वहीं पे जान से मार डालता है, सिर्फ इस चक्कर के अंदर कि जेल के अंदर बात चली थी कि कबीर एक मुसलमान है और ऊपर से उसका कनेक्शन पाकिस्तानियों से है। कबीर पूरी तरीके से निर्दोष था, फिर भी बेचारा मारा गया। जिसके बाद हम सिद्धू को देखते हैं जो कि अपने साइकिल को ठीक कर रहा था और तभी यहाँ पे राजू पहुंच जाता है जो कि सिद्धू को कहता है कि चल बैठ अपन घूम के आते हैं। हालांकि सिद्धू मना करता है लेकिन राजू बात नहीं मानता और कहता है कि ले चल चल घूम कर आते हैं, तूने लास्ट टाइम भी मना किया था ना, आज तो चल। असल के अंदर राजू अपने साथ में सिद्धू को लेकर एक खाली सी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे पहले से 2 लोग खड़े थे और अब तो यहाँ पे सिद्धू की पिटाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि राजू को ये बात पता लग गई थी कि सिद्धू ने एक गन चुराई है और वो गन उसके पास में और इवन वो दे भी नहीं रहा है। जिसके बाद तो सिद्धू अपनी जान बचा के भागने लगता है लेकिन वो बच नहीं पाता। सारे लोग मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और फिर उसे अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर उसने गन नहीं दी तो उसके साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद में सीन यहाँ सारा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सारा असल के अंदर चित्रकूट के अंदर बैठे हुए अमितोष से बात कर रही थी क्योंकि अमितोष को चित्रकूट और त्यागी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। सारा ग्वाला गुजर के बारे में पूछ रही थी कि वो आखिर काम क्या क्या करता है और वो मिल कहाँ पे सकता है, जहाँ पे अमितोष कहता है कि देखिए मैंने आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपको उसके सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करना है तो 90 के दशक के अंदर बनने वाले सड़क और पुल के बारे में आपको जानकारी जुटानी चाहिए जो कि चित्रकूट के अंदर हुआ था। सारा इसी इन्फॉर्मेशन को लेके 90s के अंदर जो रोड वगैरह बने थे और जो ब्रिज वगैरह बने थे उन्हीं के सारे प्रोजेक्ट पे रिसर्च करने के लिए बैठ जाती है, जहाँ पे वो बहुत बड़ी बड़ी से फाइल निकालती है जिसके अंदर अखबार की कटिंग्स लगी हुई थी और उसी कटिंग के अंदर उसे एक पेज मिलता है जिसके अंदर जो नेता का नाम था वो वाजपेयी था। इसका मतलब है कि ग्वाला गुजर से जो एक बड़ा सा पॉलिटिशियन जुड़ा हुआ है उसका नाम वाजपेयी है। इसी के साथ सीन यहाँ हाथीराम चौधरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इस समय घर लौटा ही था और उसकी वाइफ उसे बोलती है कि देखो तुम्हारी बंदूक के चक्कर के अंदर क्या हुआ है, सिद्धू को लोगों ने कितनी बुरी तरीके से मारा है। हाथीराम जल्दी से अंदर आता है और सिद्धू से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है तेरे साथ में, बता तुझे क्या हुआ है, वो गन आखिर किसकी है। सिद्धू बुरी तरीके से डरा हुआ था और आखिरकार उसने बता ही दिया कि वो गन राजू की है। जिसके बाद तो हाथीराम खड़ा होता है, अपनी गन उठाता है और सिद्धू को भी उठाता है और कहता है कि चल अभी के अभी मेरे साथ में। हाथीराम की वाइफ उसे बार बार में मना करती है कि देखो आप बच्चे को मत लेके जाओ, आपको जो करना है करो लेकिन सिद्धू को कहीं मत लेके जाओ। हाथीराम को गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को उठा के खींच के चाटा मारता है और सिद्धू को उठा के वहाँ से जाने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ पे अंसारी भी पहुंच गया था। पहले तो ये सारे के सारे मिलकर राजू के घर पे जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते कि बता आखिर ये गन किसकी है और तू यहाँ पे कौन है जिसने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया। तब यहाँ पे राजू उस आदमी का नाम लेता है जिसकी एक गन थी। अब ये सारे के सारे मिलके उसी गुंडे के घर पे जाते हैं जहाँ पे नीचे पहले से 2-3 गुंडे खड़े थे। हाथीराम जाते ही सबको बुरी तरीके से मारता है। तब ये आदमी कहता है कि भाई तू कौन है, तेरे अंदर इतनी गर्मी काहे को आ रही है। तब हाथीराम उसके पास में गन देता है और बोलता है कि तेरा मेरा हिसाब खत्म हो गया, तेरे को गन चाहिए थी, गन मिल गई, लेकिन आज के बाद अगर मेरे बेटे के ऊपर किसी ने नजर भी उठाई तो तुम लोगों की हालत खराब कर दूंगा। इस आदमी को भी पता था कि हाथीराम एक पुलिस वाला है, इसी के कारण जाने से पहले वो उसे बोलता है कि साली तेरे को तो मैं सस्पेंड करा दूंगा। तो हाथीराम बोलता है कि मैं तो पहले से सस्पेंड हूँ, तो और कितना सस्पेंड कराएगा। जिसके बाद में वो अंसारी को और अपने बेटे को लेके वहाँ से निकल गया था। इन सारी चीजों के अंदर गाइस एक चीज सबसे अच्छी हुई थी कि सिद्धू अब अपने फादर की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगा था। सिद्धू अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस गया था तो हाथीराम ने उस सामने वाले बंदे को इतनी बुरी तरीके से झाड़ा कि आज के बाद सिद्धू के ऊपर कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। लेकिन रास्ते के अंदर हाथीराम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था कि अंसारी के सामने फुल ऑन गालियां बक रहा था कि आखिर सब लोगों ने हमें पागल समझ के रखा है, कभी तो लोग उन्हें ISI से मिला देते हैं, कभी उन्हें टेररिस्ट घोषित कर देते हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब ये सब लफड़ा खत्म कर हाथीराम जैसे घर पे लौटता है तो ऑटो से उतरने के साथ में उसकी वाइफ उसे मिला के सारे लोगों के सामने चाटा मार देती है, यानी कि उसकी वाइफ ने भी हिसाब बराबर कर दिया था। अब वो सिद्धू को लेके घर के अंदर चली जाती है। बेचारा हाथीराम जो कि अपनी जूनियर के सामने खड़ा था और ऑटो वाले के सामने खड़ा था, आखिर कह भी क्या सकता था। इसी समय उसके पास एक अर्जेंट कॉल आता है और पता चलता है कि कबीर को मार दिया गया है और वो हॉस्पिटल के अंदर इस समय एडमिट है। भागता हुआ हाथीराम और अंसारी दोनों जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते तो उन्हें वहीं पे सारा मिलती है। सारा बताती है कि जेल के अंदर कुछ ना कुछ बात हुई थी, लोगों को पता चला था कि इसका कनेक्शन पाकिस्तानी लोगों से है, इसी के कारण इसे मार दिया गया। हाथीराम भड़क जाता है और कहता है कि मैडम आखिर ये सारी चीजें आप मुझे क्यों बता रहे हो, आप जाके संजीव मेहरा को बताओ ना, जो चैनल के ऊपर हमेशा बकबक करता रहता है, हर लोगों को यही बताता है कि ये आदमी पाकिस्तानियों से जुड़ा हुआ है, या फिर जाके मीडिया के अंदर बताओ, CBI के अंदर बताओ, मुझे आखिर क्यों बता रहे हो। सारा भी भड़क जाती है और कहती है कि आप ही सिर्फ मुझे एक ऐसे समझदार इंसान लगे थे जो कि इस पाकिस्तान की थ्योरी के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि संजीव मेहरा और CBI ये सारे लोग तो ISI की थ्योरी को राइट मान चुके हैं, लेकिन आप लोग इन सबसे परे त्यागी के ऊपर फोकस कर रहे थे और ये चीज मुझे अच्छी तरीके से पता है। जिसके बाद अब ये सारे के सारे एक जगह बैठ जाते हैं और बैठ के बात करते हैं। सारा बताती है कि मैंने भी इस केस के ऊपर थोड़ा बहुत फॉलो अप लिया था और मुझे भी कुछ चीजों के बारे में पता चला है।
परितोष की थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्वाला गुर्जर जो था 90s के टाइम से ही पावर के अंदर था। असल के अंदर वो ये सारी पावर्स वाजपेयी को ट्रांसफर किया करता था। वाजपेयी को हमेशा से सत्ता के अंदर आना था और जैसे ही वो सत्ता के अंदर आया तो उसके बाद में ग्वाला गुर्जर को उसने कई सारे टेंडर पास करवाए थे, यानी कि ये दोनों एक साथ में ही आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हाथीराम का क्वेश्चन था कि इन सब से संजीव मेहरा का क्या लेना देना। तब सारा बताती है कि ये बस मेरा एक गैस है, हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इलेक्शंस के अंदर इन लोगों को वापस से सत्ता के अंदर आना हो, इवन सेंट्रल के अंदर आना हो, जिसके कारण उन्होंने संजीव मेहरा से शुरुआत करी। हो सकता है कि इनके निशाने के अंदर और भी कई सारे अलग अलग पॉलिटिशियंस हो या फिर न्यूज एंकर्स हो या फिर मीडिया वाले हो, जिनकी आवाज दबाकर ये शायद जल्द से जल्द मिनिस्टर बन जाएं। हाथीराम वही सारी पिक्चर्स देख रहा था जो कि 90s के टाइम पे एक पुल बनने के टाइम पे क्लिक करी गई थी। इसके अंदर उसे एक आदमी काफी ज्यादा जाना पहचाना लगता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि त्यागी का पीटी टीचर था, जिससे कि हाथीराम चित्रकूट के अंदर स्कूल में मिलकर आया था। हाथीराम कहता है इस पीटी टीचर ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये वाजपेयी के टाइम का गार्ड हुआ करता था और उन्हें प्रोटेक्शन दिया करता था। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए टाटा।